सबसे ज्यादा प्रेशर बनता दिख रहा है। चलिए कॉर्पोरेट रडार में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की। ये कंपनी केबल और वायर के साथ टर्न की प्रोजेक्ट्स भी बनाती है। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में स्टेट पार्क ऑपरेशन भी शुमार है। अब केईआई इंडस्ट्रीज ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट में भी शामिल है। 45 देशों को ये एक्सपोर्ट करती है। फिलहाल मेटल्स के जो दाम बढ़े उससे कारोबार पर कितना असर हुआ है, मौजूदा डिमांड किस प्रकार की है, आगे किस प्रकार का आउटलुक है, ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर हम बात करेंगे। और कंपनी के सीएमडी अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले शुरुआत आपके लेटेस्ट जो तिमाही नतीजे उससे ही कर लेते हैं। मैं अभी वही देख रही थी कि आपके नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लागत की रकम काफी कंपनियों के लिए, सेक्टर्स के लिए चिंता का विषय रही है, लेकिन उस माहौल में भी आपने अपनी एबिटा ग्रोथ है वो अच्छी खासी मैनेज कर ली है। तो सर बताइए, क्या ये आप आगे भी मैनेज कर पाएंगे? अभी इस वित्त वर्ष की जो तिमाही है, नई तिमाही, किसी प्रकार का प्राइस हाइक देखने को मिलेगा? देखिए, जो इनपुट कॉस्ट जो राइज था, जो पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो बहुत ज्यादा रहा है और उसमें काफी अप डाउन आए। ये जो क्वार्टर जा रहा है अप्रैल से ऑनवर्ड्स, इसमें तो सभी मेटल्स के और स्टील के दाम नीचे आए हैं। और जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं, हम अपना इतना रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक में या कॉन्ट्रैक्टिंग करके रखते हैं कि जो ऑर्डर बुक के साथ टैली करता है, जिससे हम अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड काफी रोबस्ट है। अभी प्राइवेट सेक्टर, रियल एस्टेट और इवन कमर्शियल सेक्टर में भी कुछ ग्रोथ देखने को अच्छी खासी मिल रही है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफी अच्छी ग्रोथ है और उसमें वायर एंड केबल का डिमांड काफी आ रहा है। सर, डिमांड को लेकर भी हम आगे बात करेंगे थोड़ा विस्तार से, और नंबर्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि आगे हम क्या उम्मीद करके चले। सर, आपने वैसे मेंशन कर दिया कि मेटल प्राइसेस हैं वो हम नीचे आते देखे हैं। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की तनातनी हुई, पैंडेमिक के बाद लौटे, तो हमने मार्च में कीमतों को मल्टी ईयर हाइस पर जाते हुए देखा था। वहां से तो एक डिसाइसिव कूल ऑफ पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है। सर, एक मार्जिन गाइडेंस अगर आप आने वाले तिमाहियों के लिए शेयर कर पाते हमारे दर्शकों के साथ तो काफी बेहतर होता। देखिए, आने वाले टाइम में जो मार्जिन गाइडेंस है वो 10.5 से 11% के करीब उम्मीद है हमें कि हम उसको मेंटेन कर पाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें और बढ़ोतरी कर पाए। बट इसमें इससे ज्यादा खुलकर गाइडेंस देना मुश्किल। ओके सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में देखें तो इन्वेंट्रीज जो मेटल्स की है वो अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लोज, मल्टी ईयर लोज पर हैं, और अभी थोड़ा अंडर इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं माइनिंग स्पेस में। और क्योंकि आपके रॉ मटेरियल का हिस्सा ही मेटल्स हैं, तो क्या गोइंग फॉरवर्ड स्कोप है कि आप आगे भी प्राइसेस बढ़ाएंगे अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें? देखिए, प्राइसेस बढ़ने का जो ताल्लुक है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से है। अदरवाइज हम लोग, ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, हम अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। Of course. और इसीलिए हमारे मार्जिन्स मेंटेन रहते हैं। बट प्राइस बढ़ते हैं रॉ मटेरियल के तो हम अपनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाते हैं, अगर घटते हैं तो हम गिराते हैं। ओके, तो सर क्या लग रहा है आगे रॉ मटेरियल प्राइसेस और बढ़ेंगे? आपको कैसी सेंस मिल रही है? देखिए, मेरे ओपिनियन में 5 से 7% के अपडाउन्स में ही ये इनपुट प्राइस रहेंगे। इससे ज्यादा का मुझे अब ज्यादा गिराव या ज्यादा उठाव भी नजर नहीं आता। बिकॉज आप देख रहे हैं फेड और सभी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, तो जो ये मेटल्स के अंदर जो ये थोड़ा सा सट्टा चलता है वो काफी हद तक इससे रुका है। और भारतीय सरकार ने भी स्टील के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिससे स्टील का इंपोर्ट रुका है, जिससे स्टील के प्राइस कूल ऑफ हुए हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। एल्यूमिनियम काफी नीचे गया है, अब मैं नहीं समझता क्यों इतना नीचे गया। तो उसका इम्पैक्ट जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे गिरने की उम्मीद है या बहुत ज्यादा ऊंचा जाने की। ओके, पॉइंट टेकन सर। सर, महंगाई, ये तो अब बात किसी से छुपी नहीं है कि दुनिया भर के जितने भी बड़े छोटे देश हैं सबके अब कंसर्न लिस्ट पे उनके सेंट्रल बैंकों की सबसे बड़ी चिंता अब इन्फ्लेशन बना है। किसी प्रकार के स्लोडाउन का डर या चिंता दिखाई दे रही है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की बात की, रिटेल सेक्टर में सर किस प्रकार की डिमांड सिनेरियो बनता देख रहे हैं?
देखिए भारतीय इंडियन इकोनॉमी में तो मुझे कोई स्लो डाउन नजर नहीं आता। जहां तक रिटेल का सवाल है, रफली 40% हमारी सेल्स रिटेल के थ्रू आती है और इस साल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 44 से 45% तक पहुंचे। थोड़ा जो हमारा ग्रोथ आउटलुक है 17 से 18% का ग्रोथ हम एनवीसीएस और टारगेट कर रहे हैं, जो हमें उम्मीद है कि हम मेंटेन कर पाएंगे। जहां तक रिटेल का सवाल है, रिटेल में अच्छी खासी डिमांड है क्योंकि वापस जो कंज्यूमर है वो बिकॉज जो रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, इससे वापस बाजार में आ रहा है और मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर से काफी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। जहां तक दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का सवाल है, उसमें जरूर मुझे लगता है कि कोई स्टैग्नेशन रहेगी, बट इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो। इकोनॉमी को लेकर आपका इतना कॉन्फिडेंस है, ये अच्छी बात है और डिमांड भी अच्छी दिख रही है। सर, ऑर्डर बुक की थोड़ी डिटेल देंगे? हम आपके बड़े ऑर्डर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन की ऑर्डर बुक का भी जरा हमें एक झलक दीजिए। कोई नए ऑर्डर्स भी अगर आपने जीते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी हमारी ऑर्डर बुक रफली 27 इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर हैं और जैसा कि मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि ईपीसी बिजनेस को हम लगातार पिछले 3 साल से कम करते जा रहे हैं। और पिछले 3 साल में हमने कोई नया ईपीसी ऑर्डर सिवाय एक एक्सपोर्ट ऑर्डर जो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है जो लास्ट ईयर बुक किया था, उसके अलावा पिछले 3 से 4 सालों में हमने नए कोई ईपीसी ऑर्डर बुक नहीं किए हैं। हमारा मेजर फोकस जो है वो रिटेल की तरफ है और मेजर फोकस है कि ऐसा बिजनेस करें जिसमें कैश फ्लोज पॉजिटिव रहे और यही रीजन है कि हमारी डेटर, आउटस्टैंडिंग और पेमेंट साइकिल काफी इंप्रूव हुई है पिछले फाइनेंशियल ईयर। सर, ये जो बाकी 900 करोड़ है, आपने 800 करोड़ तो बता दिया कि ये आपके ईपीसी ऑर्डर्स हैं, ये 900 करोड़ सर इनकी डिटेल देंगे सर? नहीं, 900 करोड़ नहीं, रफली 1500 करोड़ के जो सॉरी सर, 1500 करोड़। हाँ जी सर। ये ऑर्डर्स केबल्स के हैं जो डिफरेंट कस्टमर से आते हैं और जो स्पेशली B2B, और जहां तक रिटेल के ऑर्डर्स है उसको हम ऑर्डर बुक में नहीं लाते हैं बिकॉज रिटेल के ऑर्डर्स तो आते हैं और 5 से 7 दिन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं स्टॉक से, तो उसको हम ऑर्डर बुक में कभी ऐड ही नहीं करते। ओके, पॉइंट टेकन सर। अच्छा सर, क्योंकि आपकी बहुत 45 देशों में एक्सपोर्ट की पहुंच है सर, पकड़ है, मुझे बताइए सर कि वहां पर किस तरह का अभी माहौल दिखाई दे रहा है? हमने देखा है कि 20% रेवेन्यूज आपके एक्सपोर्ट से आते हैं। आपने कहा कि वहां पर सिनेरियो भारत के मुकाबले कोई बहुत अच्छा नहीं है। कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जो अभी भी प्रॉमिसिंग है और इस साल के लिए एक्सपोर्ट फ्रंट पर क्या उम्मीद है? देखिए, हमारा 10 से 12% रेवेन्यू, रफली 12% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है और हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स है वो मिडिल ईस्ट में है ऑयल एंड गैस सेक्टर को, ऑस्ट्रेलिया में है सोलर एंड विंड सेक्टर को, बाकी बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें हमारी एक्सपोर्ट है पावर सेक्टर को, और बाकी जो हमारे नियर बाई जो कंट्रीज हैं उनमें हमारी एक्सपोर्ट है। जहां तक अफ्रीकन मार्केट्स का सवाल है वो मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ी स्लो है, बट मिडिल ईस्ट मार्केट और ऑस्ट्रेलियन मार्केट स्ट्रांग है। मिडिल ईस्ट मार्केट में बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट और नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और सोलर एंड विंड सेक्टर भी काफी बूम कर रहा है इन सभी कंट्रीज में और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। हम अभी कुछ और कंट्रीज में भी अपनी एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, या उसके लिए जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके सर, आपने अपने कमेंट्री की शुरुआत में ही रियल एस्टेट में ग्रोथ की को लेकर अच्छा कॉन्फिडेंस जताया था, एंड वेरी राइटली सो, क्योंकि वहां पर हम टर्न ग्रेजुअल टर्न अराउंड देख रहे हैं, डिमांड भी निकल कर आ रही है, इन्वेंट्रीज भी अच्छी खासी थी। सर, रेवेन्यू ग्रोथ के टर्म्स में आपसे हम एक फोकस लेना चाहेंगे। इस साल हम पिछले साल के मुकाबले 17 से 18% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रफली 43 से 45% की सेल, जो टोटल सेल्स का वॉल्यूम वो रिटेल B2C डीलर नेटवर्क के थ्रू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और मैंने मार्जिन्स का गाइडेंस आपको दिया, बॉटम साइड पर 10.5% या अपर साइड पर 11% के करीब मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसको ला पाएंगे।
पॉइंट टेकन। चलिए हमारे साथ KEI इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट बना हुआ है। हम सर से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है किस प्रकार का है, आगे किस प्रकार की उम्मीद दिख रही है। सर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लाजवाब है, लेकिन मेरे पास कुछ और भी सवाल है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम गुप्ता सर से समझेंगे उन सारे सवालों के जवाब। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार और हमारे साथ KEI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट श्री अनिल गुप्ता जी बने हुए हैं। अनिल सर, आपने काफी हद तक बता दिया कि डिमांड ग्रोथ सिनेरियो, बिजनेस प्रोस्पेक्ट कैसे बनते दिख रहे हैं। सर जरा दर्शकों को ये बता दिए इस वक्त आपकी बुक्स में कितना कैश है और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी कंपनी इस टाइम प्रैक्टिकली जीरो डेट कंपनी है। और हमारा जो लास्ट ईयर जो पॉजिटिव कैश फ्लो था रफली 200 करोड़ के करीब था, और इस साल हमारा जो अगले 3 साल में हमारा एक 800 करोड़ रुपए के करीब का कैपेक्स प्लान है एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनमें भी डीबॉटलनेकिंग के जरिए 25 से 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान इस साल है। तो ओवरऑल इस साल हमारा 200 करोड़ रुपए के करीब का इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जो पूरा ही हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज से फंड करेंगे। ओके। तो और दूसरा, जितनी वर्किंग कैपिटल है वो भी हम अभी अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ही यूज कर रहे हैं। तो जो लोन यूटिलाइजेशन है दैट इज नेग्लिजिबल। ओके सर, एक आखिरी सवाल, केपेक्स की डिटेल्स दे दीजिए। हमें पता चला है कि इस वित्त वर्ष के लिए 150 से 200 करोड़ का क्षमता विस्तार का प्लान, किस प्रकार से ये खर्च करेंगे सर, थोड़ी उसकी डिटेल दे दीजिए। ये हम एक नई लैंड बिल्डिंग और इनिशियल एडवांसेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी उस मद पे खर्च करेंगे, और जो मेजर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आएगा प्लांट एंड मशीनरी पे वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। ओके गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जी बिजनेस से बात करने के लिए, बिजनेस पूरी ग्रोथ आउटलुक दर्शकों के सामने रखने के लिए, बताने के लिए कि अब यहां से कंपनी का मूव और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो KEI इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट हमारे साथ थे, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट में भले ही दबाव है लेकिन स्टॉक इस समय अपने आप को होल्ड किए हुए है, बिल्कुल सपाट ट्रेड दिख रहा है, लेकिन बाजार की हालत थोड़ी खस्ता दिखाई दे रही है।